हेलो एवरीवन। आज हम लेके आए हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पार्ट 4 क्लास 11 के केमिस्ट्री का टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के जो हमने टाइप्स किए थे, उनमें जो फर्स्ट टाइप हमने किया था आयोनिक कंपाउंड, उसको डिस्कस करेंगे आज। डिफरेंट टाइप्स किए थे हमने, आयोनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, मेटेलिक बॉन्ड जो बनते थे हमारे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते थे, या इनको ही बॉन्ड्स बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो हमने कहा था कि हम सारे डिस्कस करेंगे डिटेल में। फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयनिक कंपाउंड। बेसिकली आयनिक कंपाउंड क्या है, या आयनिक बॉन्ड अगर हम बताएं तो आयनिक बॉन्ड क्या है। अ केमिकल बॉन्ड formed by ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से होगा। एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स जब एक एटम दूसरे एटम को ट्रांसफर करेगा, दूसरा एटम उसको गेन करेगा, उस टाइम जो बॉन्ड बनेगा दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। और उस तरह के कंपाउंड को हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल NaCl, जब हमने इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर डिस्कस की थी, ये सोडियम है। सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और क्लोरीन उस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। अब ये क्या करेंगे, अपोजिट चार्जेस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये कंपाउंड बन जाएगा NaCl। ये हमारा आयनिक कंपाउंड हो। अब हम इसकी डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करना इसकी स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे हम अगर इसकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, इट इज हार्ड, क्रिस्टलाइन, सॉलिड। हार्ड होगा और हमेशा सॉलिड फॉर्म में होगा। आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड फॉर्म में बनेगा बिकॉज इसमें आयनिक बॉन्ड बनते हैं, एंड आयनिक बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अलग से प्रॉपर्टी लिखेंगे या इसी में मिला दें कि आयनिक बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। रीजन क्या है इनके स्ट्रॉन्ग होने का, अभी हमने देखा इन दोनों पे क्या आएगा, चार्ज आएगा। चार्ज स्टैटिक है इन पे, तो इनमें फोर्स कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने किया था F = K Q1 Q2 by R²। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये क्या होगा, बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा तो बॉन्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए ये क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में भी होगा। यही रीजन इसका सॉलिड फॉर्म में है, बिकॉज सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या था, पार्टिकल्स की सेपरेशन का। ये फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा कि पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाएंगे, इट इज द सॉलिड। अगर यही फोर्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक होता तो पार्टिकल्स दूर होते, लिक्विड फॉर्म आ जाती, और ज्यादा हो जाते तो गैसियस स्टेट आ जाती। सो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ गए हैं, एंड इट इज सॉलिड इन स्टेट। ठीक है, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर हाई। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होंगे। अगेन द सेम रीजन इज देयर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल एक दूसरे के बहुत पास आए हुए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अगर हमें इन्हें मेल्ट करना है या हमें बॉईल करना है, तो इसको बहुत ज्यादा हीट एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उससे क्या होंगे, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से ब्रेक होंगे, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब जाके क्या होगा, ओवरकम होगा, तब ये जाके एक दूसरे से सेपरेट होंगे। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होगा। द रीजन इज द सेम, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा है वो काफी ज्यादा इनमें लग रहा है। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है, कंडक्टिविटी। बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स है क्या, बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन देखो बैड क्या है बैड कंडक्टर का, अभी हमने किया कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये बॉन्ड बन चुका है इनमें, ये कंपाउंड बन गया। अब इनके पास क्या है, नो फ्री चार्ज, कोई भी इनके पास फ्री चार्ज नहीं फ्लो करने के लिए। एंड वी हैव डन इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज फ्लो होगा तभी तो कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा, इसमें फ्री चार्ज है ही नहीं फ्लो करवाने के लिए। सो आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर इन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। जब तक हम उनको सॉलिड फॉर्म में लेके चलेंगे तब तक तो ये क्या होंगे, बैड कंडक्टर होंगे। आज जब हम इन्हें एक्वस फॉर्म में ले आएंगे या हम इनकी मोल्टन फॉर्म बना देंगे, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, कंडक्टर हो जाएंगे, कुछ हद तक कंडक्टर हो जाएंगे हमारे। एक्वस फॉर्म का मतलब, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड लिया, ये एक आयनिक कंपाउंड था सॉलिड स्टेट में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में।
अभी तक ये बैड कंडक्टर है, लेकिन जैसे ही हमने इसमें वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने से ये क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। द रीजन इज, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अगर याद हो तो K इज अ कांस्टेंट, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। इस K कांस्टेंट की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसमें ये एप्सिलॉन हमें क्या देता है, परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, परमिटिविटी ऑफ स्पेस। नाउ वाटर की परमिटिविटी क्या होती है, काफी हाई होती है। वाटर की जो परमिटिविटी है वो काफी हाई, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो इस साइड आंसर जो है हमारा वो छोटा आएगा। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, एज ए चार्ज पार्टिकल एक्ट करेंगे। अब फ्री चार्जिंग पे आ गए हैं, फ्री चार्ज आएगा तो वो फ्लो भी करेगा, दैट्स व्हाई दे आर गुड कंडक्टर इन द एक्वस फॉर्म। दोबारा देखें, वाटर में ऐड करने से क्या हुआ, परमिटिविटी वाटर की क्या थी, ज्यादा थी, इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हुए। नाउ दे आर चार्ज पार्टिकल्स, आयंस बन चुके हैं, और आयंस अगर फ्लो करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। सेम इज द रीजन फॉर द मोल्टन फॉर्म। मोल्टन का मतलब क्या है, अब हमने NaCl में वाटर नहीं ऐड किया, इसको हमने हीट करके क्या किया, इसको ही लिक्विड फॉर्म में लिया, मोल्टन बोलते हैं। लिक्विड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, अगेन नाउ इट इज इन लिक्विड फॉर्म, सो इट विल बी अ कंडक्टर, ये कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा। तो ये हमारी फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टी की इसकी बात करें तो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी, 1 सेकेंड, क्या रहेगी, सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे तो अभी हम इस तरह से लेके चलेंगे कि दे आर सॉल्यूबल इन द वाटर। ऐसे वाटर जो है एक पोलर सब्सटेंस है, बट पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट अभी हमने यहाँ पे नहीं किया है, कोवलेंट कंपाउंड में डिटेल में डिस्कस होगा, तो वहाँ पे हम बात करेंगे कि ये वाटर में ही क्यों सॉल्यूबल थे। यहाँ पे अभी हम एक बार इतना ही लेके चलते हैं कि दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। ब्रैकेट में हम यहाँ पे ले लेते हैं पोलर सॉल्वेंट। नोट्स के लिए एक बार यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट लिख लो। पोलर नॉन पोलर होते क्या है वो हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी, आइसोमॉर्फिज्म। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई। अब देखो आइसोमॉर्फिज्म में क्या है। आइसोमर्स हमने 10th क्लास में किए थे। आइसोमर्स का मतलब क्या था, सेम केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। चेन अलग अलग तरह से हम उनकी अटैच कर देते थे। फॉर एग्जांपल इस तरह से था CH3 CH3 1 2 3 4, ये एक कंपाउंड है। इसमें क्या है, इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4, 4 कार्बन है, 3 to 5 and to 7 and 3 10, H10 है, ठीक है। अब इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी बन सकती हैं। इसको हम चेन फॉर्मेशन कर सकते थे, CH3 CH3 CH2 एंड CH2, ये बना दिया हमने, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, 4 कार्बन है, 3 to 5 to 7 and 3 10 हाइड्रोजन है, लेकिन इन दोनों की स्ट्रक्चर सेम नहीं है, तो ये आइसोमर्स कहलाते हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म नहीं, आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब समझने के लिए 2-3 टर्म समझते हैं हम पहले, वो इसकी प्रॉपर्टीज में भी आ जाती हैं, इसी की सब पार्ट्स बना देते हैं हम कि प्रॉपर्टीज ही हैं ये आयनिक कंपाउंड्स कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, नॉन डायरेक्शनल होंगे, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। किस तरह से वो डिस्कस करते हैं। नो फिक्स्ड ज्योमेट्री और शेप, कोई फिक्स ज्योमेट्री या शेप नहीं होगी फॉर वन मॉलिक्यूल। यहाँ पे अलग से लिख लेना, फॉर वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, उसके बाद तो इनकी स्ट्रक्चर्स आएंगे, इस पे हम अलग से चैप्टर्स पढ़ेंगे। सॉलिड्स का जब चैप्टर आएगा हमारे +2 में, उसमें BCC FCC वो टाइप्स बनेंगे, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठा होंगे उनके लिए है। एक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल NaCl मैंने लिया, इस मॉलिक्यूल की कोई ज्योमेट्री नहीं है, कोई फिक्स शेप नहीं है। लेकिन कोवलेंट जब हम पढ़ेंगे उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें एक भी अगर हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इसकी भी फिक्स ज्योमेट्री होगी, इसकी फिक्स शेप भी होगी। आयनिक में इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता, ना ज्योमेट्री है ना शेप है, ठीक है। इसीलिए ये नॉन डायरेक्शनल भी हैं, क्योंकि इनमें नेट चार्ज नहीं है,
नेट चार्ज नहीं है तो कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ये शो नहीं करते। एक Na क्या होगा, 6Cl से सराउंडेड होगा, एक Cl 6Na से सराउंडेड होगा। इसको हम डिस्कस करेंगे जब सॉलिड्स वाला चैप्टर है। तो इनकी कोई फिक्स ज्योमेट्री या शेप तो है नहीं, तो इसलिए अब ये आइसोमेरिज्म तो शो नहीं कर सकते, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तो नहीं शो करते, स्ट्रक्चर ही नहीं है इसमें। आइसोमॉर्फिज्म का देखो मतलब क्या है। आइसोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी जो है वो दो मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करने के टाइम यूज होती है। कोई भी दो मॉलिक्यूल हम लिखेंगे, चेक करते हैं कि वो दोनों आपस में आइसोमॉर्फ हैं या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल भी कर सकता हूँ एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे NaCl एंड MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमें चेक करना है कि आइसोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी शो करते हैं या नहीं करते। तो इसके लिए हमें दो तीन चीजें चेक करनी पड़ेंगी। फर्स्ट तो हमें क्या चेक करना है, दे शुड बी ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप के हों, जैसे अगर इसका नाम मैं A लिखूं, इसका B लिखूं, तो ये AB टाइप मॉलिक्यूल, ये भी AB टाइप मॉलिक्यूल। लेकिन अगर इनके साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड लिखूं तो ये AB2 टाइप है, ये इनके साथ नहीं इंक्लूड होगा, तो ये तो इसका आइसोमॉर्फ कभी नहीं होगा, ये आपस में तो आइसोमॉर्फ कभी भी नहीं बनेंगे। दो कंपाउंड तभी आइसोमॉर्फ बनेंगे अगर उनका बेसिक फॉर्मूला जो है वो सेम है, ठीक है। तो इन दोनों का बेसिक फॉर्मूला तो सेम है। और क्या चीजें हमें कंपेयर करनी होगी। सेकेंड थिंग हमें क्या कंपेयर करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम। इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर है वो सेम होने चाहिए। देखो कैसे, सोडियम है, सोडियम क्लोराइड बना है, क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज, इसने गेन, तो सोडियम के पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना होगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे, तो मैग्नीशियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके पास प्रेजेंट है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी सेम टाइप के होने चाहिए, सेकंड प्रॉपर्टी थी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, देयर शुड बी नियरली सेम साइज्ड। यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है, देख लेना, दे शुड बी नियरली सेम साइज। नियर अबाउट उनका साइज आपस में सेम होना चाहिए। सोडियम एंड मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 11 एंड 12 अलोंग द पीरियड तो क्या रहेगा, नियरली सेम ही रहेगा। वैसे भी ये दोनों एक दूसरे के नेबर्स हैं पीरियड्स में, ग्रुप्स में ऐसा नहीं होगा, ऊपर नीचे में तो काफी फर्क पड़ जाएगा। सेकंड ग्रुप का है, सॉरी एक ही ग्रुप में अगर हम नीचे जाएंगे, जैसे सोडियम है, इसके नीचे पोटेशियम है तो इसका भी नेबर ही, लेकिन इसमें दो शेल्स हैं या तीन, इस तरह से माना हमने, इसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो इनको नहीं लेना, एक पीरियड में जो होगा वो साइज कंपैरेटिवली सेम होगा। और साइज वाली जो कंसेप्ट्स हैं, ये पीरियड वाला है, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है उसमें डिस्कस होंगे नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, नियर अबाउट सेम साइज, तो यहाँ पे ये सेम साइज के हैं, तो ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या शो करेंगे, आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे। आइसोमॉर्फ है, ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फ नहीं है क्योंकि इनका बेसिक फॉर्मूला ही सेम है। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एक एग्जांपल लिया हमने NaNO3, दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं इसके साथ NaNO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, ठीक है। फिर से वही चीज है, साइज तो कंपैरेटिवली सेम है इनका, नेबर्स हैं एक दूसरे के। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे NO3 पॉलीएटॉमिक आयन है, -1 चार्ज है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको डोनेट किया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है। कार्बोनेट पॉलीएटॉमिक आयन है CO3 नेगेटिव, इसका मतलब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो मैग्नीशियम के पास भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो नियर अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या आएंगे, सेम आएंगे। पॉलीएटॉमिक में भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे O3 है, यहाँ पे O3 है, इनके तो सेम ही होंगे, कट कर देते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 5 आउटर मोस्ट शेल के हैं, और कार्बन में आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 4 है। इसकी आउटर मोस्ट शेल में 5 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 है, सेम नहीं हुए, लेकिन चार्ज भी तो है। -1 का मतलब यहाँ +1 और -2 का मतलब यहाँ +2, तो इसके पास भी 6, इसके पास भी 6। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है इन स्पीसीज में, सेम है, इसीलिए ये आपस में क्या होंगे, आइसोमॉर्फ होंगे। सेम फॉर्मूला तो दिख ही रहा है यहाँ पे,
या इसको रेशियो ले लो, फॉर्मूला नहीं ये ज़्यादा हो जाएंगे तो 1:1:3, एक सोडियम, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, यहाँ एक मैग्नीशियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन। सो सेम रेशियो, एटॉमिक रेशियो बोलते हैं इस चीज़ को। एटॉमिक रेशियो सेम हो या सेम मॉलिक्यूलर टाइप हो, वो तो सेम ही चीज़ है, उसी का अलग से नाम है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो एक आयनिक कंपाउंड शो करेगा। ये हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस हुई। अब हम इसमें नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एनर्जीज का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो ऑक्टेट रूल का फेलियर का मेन रीजन भी रहा, इसके कारण नई थ्योरी बनी एनर्जी बेस्ड थ्योरी। कंपाउंड क्यों बनता है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, उस चीज को हम डिस्कस करते हैं। एनर्जीज के नेम्स और रीजन हम देख लेते हैं, उसके बाद एनर्जी का जो कंसेप्ट है या इसमें जो मेन चीजें आई जैसे बॉर्न हैबर साइकिल था या फजान्स रूल था, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसकी बहुत दो मेन प्रॉपर्टीज थी। सबसे मेन अगर हम डिस्कस करें तो फजान रूल बहुत लेन रहेगा आयनिक कंपाउंड, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं आयनिक कंपाउंड में एनर्जीज का कॉन्सेप्ट। एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड का ही ले लेते हैं। अब देखो सोडियम क्लोराइड कैसे बना। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 1। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 7। अभी हम ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, फिर एनर्जी के बेस पे भी हम इसको प्रूव करेंगे कि एनर्जी के बेस पे ये कंपाउंड कैसे बना। एंड ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है टू गेट द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और क्लोरीन इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहती है टू गेट द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यही चीज होगी, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन किसी ने लूज करना है या गेन करना है तो कुछ ना कुछ एनर्जीज इन्वॉल्व होगी। निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, या प्रोवाइड करना है तो एनर्जी निकलेगी, वो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सोडियम है, सोडियम में हमने क्या किया, कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड की। इस एनर्जी से क्या हुआ, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। यही एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने क्या किया, गेन किया, क्लोरीन नेगेटिव बना दिया। इसके साथ इसने भी क्या किया, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज। जब इलेक्ट्रॉन निकालना था तो एनर्जी देनी पड़ी, जब इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो कुछ ना कुछ एनर्जी निकली। तो इन्हीं एनर्जीज को हम डिस्कस करते हैं। वो एनर्जी जो हम प्रोवाइड करेंगे किसी भी सब्सटेंस में, उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। बट रिमेंबर द थिंग दैट ये हमेशा गैसियस फॉर्म के लिए होगा, सॉलिड्स में नहीं, सिर्फ गैसियस के लिए। सॉलिड्स के लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे, बॉर्न हैबर साइकिल मेनली सॉलिड्स पे ही बेस्ड है। सिमिलरली क्लोरीन तो हमें पता है गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करती है। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी हैव टू प्रोवाइड टू 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन गैसियस फॉर्म टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दैट विल बी नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी निकल रही है। दिस एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, रिटन एज EA। इसको हम IE लिखते हैं, उसको EA लिखते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो प्रोवाइड करनी पड़ी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी एनर्जी रिलीज हुई इलेक्ट्रॉन एंटर करने के लिए। तो ये तो हमारे पास एनर्जीज के कॉन्सेप्ट आए, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक इसने गेन किया, एक ही लूज किया, ठीक है, इस तरह से चलो। जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वहाँ पे इनके कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेंगे, नेम्स और जुड़ जाएंगे, 1 2 हम नंबरिंग कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होगा, मैग्नीशियम गैसियस फॉर्म में लिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, फिर मैग्नीशियम पॉजिटिव से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 पॉजिटिव बनाना है इसको, फिर से एनर्जी देनी पड़ी, ये IE2 सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर 3 निकालने हैं तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी आ जाएगी। जैसे एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला Al++ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो होगी वो IE1, फिर Al पॉजिटिव से Al2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड। फिर Al2 पॉजिटिव से एक और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया, 3++ इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेम इज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
एक ली तो E1, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर लेगा, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। यहाँ पे हम बना के देखते हैं उसको। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था, ये मैग्नीशियम वाला ही हम लें, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, पहले 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट। इस O नेगेटिव ने एक और इलेक्ट्रॉन लिया, अब O2 नेगेटिव बनेगा प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड। ठीक, तो इस तरह से अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो E3 आ जाएगा इसमें। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और ये हमारे पास हुई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों एनर्जीज हुई। अब देखो एक और एनर्जी को हम डिस्कस करते हैं, फिर हम इनको कंपेयर भी करेंगे, किसके लिए कौन सी ज़्यादा होगी आपस में, रीज़न उनके पीछे क्या होंगे, आपस में मेटल्स नॉन मेटल में किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, उनको डिस्कस करते हैं। पहले थर्ड जो टाइप हमारा एनर्जी का रह गया उसको डिस्कस करते हैं। और इसी में हमारा वो रीज़न भी आ जाएगा कि ऑक्टेट रूल के बाद कौन सी थ्योरी है, एनर्जी बेस्ड जो थ्योरी थी। अभी हमने देखा कि Na ने क्या किया, Na प्लस बनाया, प्लस इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे हमारी होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl नेगेटिव बनाया, ये हमारी हो गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इधर रिलीज होगी तो प्लस में इधर लिख दिया, यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो यहाँ पे। अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, Na प्लस और Cl नेगेटिव एक दूसरे के नियर आने शुरू हो गए। जब ज़्यादा नियर आ जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इनमें केमिकल बॉन्ड बन जाएंगे, एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। अब जब अटैच होंगे तो इसके साथ भी क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। लैटिस क्या है, एक 3D स्ट्रक्चर जो आयनिक कंपाउंड्स का बनेगा, जिसको मैं अभी बता रहा था कि हम +2 में इसका स्टेट्स वाला सॉलिड्स वाला चैप्टर करेंगे। इस तरह की स्ट्रक्चर्स बनेंगी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, उसको लैटिस बोलते हैं। तो एक लैटिस बनते टाइम या एक कंपाउंड बनते टाइम, आयनिक कंपाउंड बनते टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज नोन एज द लैटिस एंथैल्पी। या इसको मैं इस तरह से भी बोल सकता हूँ कि एक आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करते टाइम कितनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। एक ही बात है, बनाते टाइम जितनी एनर्जी निकलेगी उतनी तो तोड़ते टाइम चाहिए इसको, Na प्लस Cl नेगेटिव, तो सेम ही थिंग है। लैटिस एंथैल्पी मतलब कंपाउंड बनते टाइम कितनी एनर्जी रिलीज हुई या कंपाउंड को ब्रेक करते टाइम कितनी एनर्जी देनी पड़ी, दैट इज नोन एज द लैटिस एंथैल्पी। ये तो सॉलिड फॉर्म में होगी, आयनिक कंपाउंड तो हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही बनेंगे। वो गैसियस फॉर्म की थी, आयोनाइजेशन एनर्जी की जो हम बात कर रहे थे या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे थे, ये हमेशा गैसियस फॉर्म में। तो ये हमारी लैटिस एंथैल्पी होगी। यही अब हमारे पास क्या हुआ, एनर्जी वाला रूल आया। पहले वाला जो ऑक्टेट रूल था उसके हमने लिमिटेशंस डिस्कस भी किए थे, ऑक्टेट रूल फेल हो गया था एक्सपेंडेड ऑक्टेट के कारण या डुप्लेट के कारण या नोबल गैसेस के कंपाउंड बनने के कारण, वो फेल हो गई थी थ्योरी। अब जो ये थ्योरी आई है, ये एनर्जी बेस्ड थ्योरी आई। इस थ्योरी ने क्या कहा कि केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनते हैं, केमिकल बॉन्ड्स या कंपाउंड्स फॉर्म्स टू मिनिमाइज देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए। यहाँ पे एनर्जी निकल रही है मतलब कंपाउंड की एनर्जी कम हो रही है, बिकॉज एवरी सब्सटेंस इज स्टेबल इन लीस्ट एनर्जाइज्ड फॉर्म। जब सबसे कम एनर्जी होगी उस टाइम ये क्या होगा, कंपाउंड सबसे स्टेबल होगा। इसीलिए क्या हुआ, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई और ये केमिकल बॉन्ड बन गया। एंड दिस इज द सक्सेसफुल थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी फेल हो चुकी थी। ये थ्योरी पास होती है हर तरह के कंपाउंड्स में, आयनिक है, कोवलेंट है, सब में क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होगी। एनर्जी डिक्रीज होने से केमिकल बॉन्ड बन जाएगा और वो स्टेबल भी होगा। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट एनर्जी बेस्ड थ्योरी है। एनर्जीज की टर्म्स हमने डिस्कस किया, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस एंथैल्पी। ठीक है ये गैसियस फॉर्म में। लैटिस एंथैल्पी है, लैटिस वर्ड सॉलिड के लिए यूज हुआ है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनसे रिलेटेड एनर्जी की टर्म्स हुई। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, IE1, IE2, IE3, कौन सी ज़्यादा होगी, कौन सी कम होगी, या अलग अलग मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स के लिए, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, लिथियम है, किसकी ज़्यादा होगी एनर्जी, किसकी कम होगी आयोनाइजेशन एनर्जी।
सिमिलरली फॉर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपस में कंपैरिजन भी इनका, और नॉन मेटल्स के लिए वो भी देखेंगे। यहाँ मैंने मेटल्स का नाम क्यों लिया, क्योंकि मेटल्स ही हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो नॉन मेटल की जो होगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, मेटल्स की जो होगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे हमारा बॉर्न-हैबल साइकिल, जो एनर्जी से ही रिलेटेड है। अब हम ये गैसेस वाले टर्म्स को नेक्स्ट टर्म में रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि गैसेस से ही बनाएंगे। एक्चुअली सोडियम तो एग्जिस्ट करता है, वो सॉलिड फॉर्म में करता है, तो उससे भी तो हम NaCl बना सकते हैं। उस टाइम कौन सी एनर्जीज होंगी, क्या बनेगा, उस चीज़ को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे बॉर्न-हैबल साइकिल। आई थिंक अच्छे से क्लियर हुई होंगी ये चीज़ें। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।